बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। कुछ मौसम की तब्दीली के असरात भी होते हैं। जब आप सुबह उठ के देखते हैं कि मौसम खुशगवार है तो वो खुद ब खुद खुशगवार तब्दीली के असरात आपके चेहरों पर भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं। खैर, 2 दिन नवीं और 10वीं मुहर्रम के इंतजामात के हवाले से भी हमने आज के प्रोग्राम में बात करनी है। बाहर के मौसम की सूरत हाल भी आपको बतानी है। लेकिन ये 2 दिन के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, बड़ी डेवलपमेंट्स तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसको अब हमें एक मैटर समझ लेना चाहिए। बिजली की कीमत बढ़ रही है तो हर रोज़ ही बढ़ रही है, मतलब 2-3 दिन बाद बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो पहली और 15 को आपको पता है जी, पीछे तो मुश्किल से ही जाएगा, आगे ही बढ़ेगा। सो ये 2-3 जो खबरें हैं हम ये भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा शहर का एक ये बड़ा इवेंट था, नवीं और 10वीं मुहर्रम को बहुत बड़े लेवल पर इंतजामात होते हैं और बाखूबी ये इंतजामात निभाए गए इंतजामिया की जानिब से। सो कुछ इन पे भी रोशनी डालेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है। आमिर रजा खान साहब और हसन अली ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कुछ मौसम की बात कर लेते हैं आमिर भाई, फिर मुझे जाने इंतजामात की तरफ और इसके साथ साथ हमारी रिपोर्टर भी बाहर वेट कर रही हैं, उनकी तरफ भी हम चलेंगे। मौसम एकदम से काले बादल आए हैं और बार अंधेरा सा लगने लग गया था। बिल्कुल ऐसे ही है। सुबह सच्ची बात है कि 2 दिन तो बहुत सख्त थे और ये हमेशा 9 और 10 मुहर्रम जो हैं ये आम मौसम से शिद्दत वाले मौसम होते हैं, चाहे किसी मौसम में भी मुहर्रम है। ये नज़र आता है कि ये 2 दिन जो हैं वो डिफरेंट हैं बाकी से, और अल्लाह ताला हमें दिखाता है कि आपने जो उस वक्त जुल्म हुआ उसका जो क्या नतीजा था। लेकिन कल जो हब्स था उससे लग रहा था कि शायद अगले आने वाले दिनों में बारिशें और जो है आंधी आएगी। और वाकई आपने सही कहा, सुबह मैं अंदाज़ा भी नहीं कर पाया। सुबह गाड़ी धोई मैंने अपनी खुद से, और जब गाड़ी धो के मैं अंदर वापस गया हूँ तो मिस्त्री ने कहा कि बाहर तो वो देखो बादल आ रहे हैं। तो बस बादल आ गए, काले रंग की गाड़ी दोबारा से वो उस पर वो नक्शो नगार तो खैर वो बन ही गए। लेकिन इस वक्त भी हवा तेज़ है, मौसम बहुत अच्छा है। और अगर बारिश होती है तो शहरियों से यही अपील है कि भाई एहतियात से ये दरख्तों में के नीचे पनाह ना लें खुदारा, और खम्भों के नीचे ना खड़े हों, ना उनके करीब जाएं। बिजली के आलात जो हैं, बिजली गिरने के वाक़यात हसन साहब और ना आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया, और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि बिजली गिरने के। अपने बचपन में अब तो लोग आंखों से ये मंजर देख रहे हैं ना सिर्फ, और बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं और लोगों को एहतियात करनी चाहिए। और अगर आप के घर में बिजली के कुछ ऐसी इक्विपमेंट या ऐसा सामान है जो आप चला नहीं रहे, लट से आप टीवी है बंद है ना, तो उसका वो प्लग भी निकाल ताकि उसकी तो बचत हो ना। क्योंकि हमारे यहाँ आम फहम एक ही चीज़ है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं इनके स्विच नहीं निकाले जाते। माइक्रोवेव ओवन लगा है तो वो लगा है तो वो लगा ही हुआ है। ये निकाल इलेक्ट्रिक केटल है वो लगी हुई है तो लगी हुई है। ये चीज़ें, इन चीज़ों में एहतियात करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और मौसम अब एकदम से जो है वो बेहतर हुआ है, कुछ सुकून का सांस जो है वो आया है, वरना 2 दिन। लेकिन हसन ये इसको बेहतर नहीं कह सकते, ये फॉर द टाइम बिंग रहता है। और बारिश के बाद, क्योंकि ये एक साथ बारिश नहीं होती, कुछ इलाकों में हल्की, कुछ में तेज होती है और उसके बाद हब्स भी हो जाता है। हब्स हो जाता है। लेकिन ये है कि चलें कुछ थोड़ा सा फर्क जो है वो 22 तक तो यही है मौसम पड़ता है। और वो दूसरी बात ये है कि ये अगले महीने तक तो इसी तरह से चलना है। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक मौसम जो है वो बनाया गया है और ये इसी तरह से चलना है। तो मेन चीज़ यही है कि जब भी बारिश हो लोगों को एहतियात करनी चाहिए ख़ास तौर पे, और इंतज़ामिया को भी मुतहरिक रहना चाहिए, क्योंकि पेशगोई यही है कि तेज़ बारिश की होगी तो उसको दोबारा से निमटने के लिए पिछले दिनों भी हमने देखा कि शहर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बहुत से इलाके ऐसे थे जहाँ पे रिकॉर्ड भी तरफ ना आइएगा, लंबी बात हो जानी है। हसन अक्सा बाहर वेट कर रही हूँ, वो भी कर लेंगे लेकिन थोड़ी सी लंबी बात हो जानी है। अक्सा की तरफ चलेंगे। जी अक्सा, पहले तो बताइए मंजर क्या है बाहर, मौसम कैसा है? काली घटाएं भी हैं, तेज़ हवाएं भी हैं, तो बाहर का मौसम बताइए कैसा है? जी बिल्कुल है ना, अभी तो मौसम में जो है हवाएं चल रही हैं। सुबह के औकात में एकदम से जो है बादल छा गए थे, मौसम खुशगवार हो गया था, उसके बाद फिर से धूप देखने में नजर आई। और इस वक्त अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम तो खासा खुशगवार हो गया है। मैं तो इसको खासा एंजॉय करी क्योंकि एकदम से जो है मौसम में ताज़ा और ठंडी ठंडी हवाएं जब चलती है तो इंसान का जो है वो भी खुद भी खुश हो जाता है, मौसम को भी इंजॉय करता है। अभी भी ताज़ा हवाएं चलने का सिलसिला बरकरार है, मौसम खासा खुशगवार हो गया है। यहाँ पर भी शहरी जो है वॉक करने के लिए भी आए थे, खासी परेशान हो गए थे क्योंकि सुबह की होने वाली बारिश के बायस जो है सूरज निकल आया था, तपिश भी बढ़ गई थी खासी। लेकिन अब जो है खासा मौसम खुशगवार फिर से देखने में नजर आ रहा है।
महकमा मौसमियात की जानिब से ऐसा कहना है कि तीसरा स्पेल जो था वो काफ़ी ज़ोरों शोर से बरसा था, लेकिन अब जो चौथा स्पेल आया है ये खासा जो है हल्का फुल्का बरसेगा। 2 से 3 दिन के बाद जो है बारिश देखने में नज़र आएगी। ताहम अभी के मौसम के हवाले से बात कर लें तो दर्जा हरारत जो है अना वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि उसको महसूस जो है वो 44 किया जा रहा है। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि रात के औकात में मज़ीद जो है वो बारिश की पेशन गोई भी की जा रही है। तो जो लोग इन ऑफिस बैठे हुए हैं, जो अभी जो है मौसम को देख नहीं पा रहे, उनके लिए तो ये सजेस्ट किया जाता है कि वो जल्दी से मौसम से जो है ऑफिस से फ्री होकर इस मौसम को ज़रूर इंजॉय करने के लिए बाहर आएँ। अगर बात कर लें फ़िज़ाए लूती के हवाले से, जो मौसम तो खुशगवार हो गया है ना, लेकिन फ़िज़ाए लूती में खासा इजाफा देखने में नजर आया, जिसके हवाले से महकमा मौसमियात आपको खास एहतियात करने की भी तलकीन कर रहे हैं। इस वक्त जो है फ़िज़ाए लूती के एतबार से शहर लाहौर पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है और जो फ़िज़ाए लूती की शरह है उसको 140% रिकॉर्ड किया जा रहा है। अच्छा, मैं देख रही हूँ पीछे पौधे जैसे लहरा रहे हैं हवा से। वैसे अब आप भी, मुझे नहीं पता हवा से लहरा रही हैं कि आप खुशी में लहरा रही हैं, लेकिन मुझे ये बता दें कि बारिश की नवीद कब तक है और क्या तेज बारिश होगी? वो जो मॉनसून में हम देखते हैं कि बारिश मुसलसल पूरा दिन हो रही है, क्या इस तरह की बारिश की प्रेडिक्शन है? तो मुझे बताएं बारिश के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है? तो है ना, जो बारिश के हवाले से प्रेडिक्शन महकमा मौसमियात की जानिब से की जा रही है, उनका ये कहना था कि तीसरा स्पेल जो है वो खासा ज़ोरों शोर से बरसा था, लेकिन जो चौथा स्पेल है उसमें खासी कमी देखने में नजर आएगी। 2 से 3 दिन के बाद जो है बारिशें होंगी और वो भी हल्की फुल्की देखने में नजर आएंगी। जैसे आज की भी जो है सुबह यकदम जो है बादल आए, लेकिन बारिश जो है वो कम बरसी। उसके बाद मौसम में जो है खासी ज़्यादा हबस देखने में नजर आई है। अब फिर से हवाएं चलने का सिलसिला बरकरार है और शाम के औकात में फिर से बारिश की भी पेशन गोई है, लेकिन वो भी वैसी जो है हल्का स्पेल बरसे का चौथा स्पेल, ऐसा महकमा मौसमियात की जानिब से कहना है। थैंक यू सो मच। अभी जो हमारे साथ मौजूद थी, मेरे ख्याल से फील्ड में काम करने वालों के लिए ज्यादा सख्त मौसम होता है, तो ये तो मौसम है बाहर आप कहीं पे बीपर के बाद चाय शाय पिए, बड़ा मजा आता है। हाँ नहीं, अच्छा मौसम है। जहाँ पे अक्सर खड़ी थी वैसे वहाँ का मौसम तो वैसे ही अच्छा, वो मैं वही कह रही हूँ कि आप खुद पौधों की तरह लहरा रही हैं कि मौसम खुश थी और शहरी भी खुश हैं। जैसे हसन ने बात की थी और हसन ने अच्छी बात ये की थी कि एहतियात से रहें क्योंकि वासा सो रहा है, और अगर वासा सो रहा है तो आप जागते रहें। आपको पता है कि मैं हंसा उस दिन बहुत ज़्यादा। मैं उस दिन बात करके गया वासा के ऊपर कि इनको तो बाद में याद, अभी ये इनको याद आया कि ये हमने नालों की सफाई करनी है, मशीनरी खरीदनी है। और वाकई में जो बाहर गया तो बाहर जाके मैंने सिर्फ अपना व्हाट्सएप ऑन किया तो दुरे ने आपकी खबर थी कि वासा को सामान की खरीदारी के लिए इतने करोड़ या इतने अरब रुपए जो हैं जारी कर दिए हैं। अब आ गई बरसात, अब इनको पैसे जारी हुए हैं और अभी ये सामान का टेंडर आपने बताया अच्छा खासा बजट हुआ है। अब जब पानी सर के ऊपर आ गया, मतलब गुजर भी जाएगा, गुजर जाएगा, बीच में ठहर जाएंगे, तो बजट क्या अब आराम से बाबू बैठेगा और सोचेगा कि किसको ठेका देना है, किससे सामान लेना है, इसमें कौन किक बैग देगा, पानी में तैर रहे होंगे, कहाँ से फायदा होगा, किस तरह होगा, वो सारी चीजें। मैंने आपसे अक्सर कहा है कि आप खुद ही ड्रेनेज नालों की हसन जाके देख लें हालत, ये आपको नजर आएगा कि आमिर भाई ज्यादा दूर ना जाएं आप। ये अपना कॉलेज रोड वाला जो ड्रेन है इसको ही जाके देख लें कि इसके क्या हालात हैं। डूबतों को वासा ने सहारा देना है इतने बजट से कि नहीं, ये बता दें। नहीं कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, कुछ नहीं होना। ये खाया पिया जाएगा। बजट कहाँ जाएगा? खाया पिया जाएगा। अच्छा, आगे पहले खाया पिया जाएगा। इसमें कौन सी नई बात है? कोई ऐसी मुझे बताए ना किस ड्रेन के बाहर से पैसे हैं, कोई एक ड्रेन बताएं जिसके बाहर से वासा ने तजावुज़ात खत्म की। वासा की जगह है ना जी, ड्रेन के साथ साथ जो 25-25 फीट के फासले पे जगह है वो सारी वासा की है। बिल्कुल है। मुझे एक ड्रेन बता दें लाहौर के अंदर जहाँ से वासा ने तजावुज़ात खत्म होने दी हों। कोई खुद भी खत्म करने जा रहा होता ना, इनका बंदा पहुंच जाता होगा तो वही खत्म ना करो, कारोबार चल जाएगा, कोई बात नहीं, लगे रहो, हमें भी देते रहो, खुद भी कमाते रहो। तो ये ना इन्होंने ड्रेन्स की सफाई की थी, ना इन्होंने सिल्ट निकाली थी। ये आजमाइशी तौर पे ये गुलबर्ग वाला जो ड्रेन है उसको हमेशा से वो हर दफा वो उसकी मैं इस पे भी हंसा हूं। गुलबर्ग वाला या बड़ी हद है वो सफाई के समनाबाद वाला नाले की वहां गाड़ी खड़ी होती है, 2 मशीनें लगा के तो वजीर साहब का विजिट कराया और वो DGPR ने वो तस्वीरें बनाकर वो जारी कर दी कि ये ड्रेन्स की लाहौर में सफाई हो रही है। मुझे बताएं अगर यही हालत रही तो बारिशों से पनाह ना लोग मांगे तो क्या करें, जहाँ डूब जाएंगे। और मैं आपको बताऊं मरकजी शाहराहों से तो पानी निकल जाता है क्योंकि ये बहुत ऊंची हो गई हैं, आबादियाँ नीची हो गई, लेकिन लाहौर के ही कई इलाके, आपके ऑफिस के पास के कई इलाके हैं, ऑफिस के इलाके ये कच्चा जेल हो गया। वो कहते हैं आप गलत दिखा रहे हैं, गलत बता रहे हैं, पूरे शहर में इस वक्त कहीं पानी नहीं है। मुझे तो उन दावों को दिखाने के बावजूद ना सबसे अहम चीज मैं बताऊं, लाहौर का एक पोश तरीन इलाका मॉडल टाउन कहलाता है, ठीक है। और बदकिस्मती ये है कि जिस दिन बारिश होती है ना, थोड़ी सी भी बारिश हो
तो मॉडल टाउन में पानी ऐसे तालाब बना होता है सारा लिंक मॉडल रोड टाउन। से एफ ब्लॉक की तरफ जाए ना, लिंक रोड से एफ ब्लॉक की तरफ निकले। आप एफ ब्लॉक की बात करें जहाँ पे वजीर आजम साहब का घर जिस सड़क पे मौजूद है, अब उस सड़क की हालत देख लें। एच ब्लॉक है ना, वो वहाँ पे आप गुजर नहीं सकते, ये हालात हो जाते हैं। खैर वो दावे अपनी जगह पर हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो हम आपको दिखा भी देते हैं और आपको अपने इलाकों में नजर भी आ जाती है। तो ये कागजी कार्रवाइयाँ, लेकिन बजट बहुत ज़्यादा है, अगर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा खासा काम हो सकता है। लेकिन अब जब पानी में हम आ गए हैं, पानी सर के ऊपर है, तो अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। ब्रेक के बाद आते हैं कुछ कल के 2 दिन के इंतजामात कैसे रहे उस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। शहर में 9 और 10 मुहर्रम के हवाले से खुसूसी इंतजामात किए गए। मरकजी जुलूस के रूट पर सिक्योरिटी के भरपूर इंतजामात थे। ऐसे में तमाम फोर्सेस, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरी साहब खुद हमें जो है बड़े एक्टिव नज़र आए और मॉनिटरिंग पल पल की जा रही थी। तमाम आपकी ब्यूरोक्रेसी भी जो है ये 2 दिन जो है मॉनिटरिंग करती रही तमाम तर मामलात की, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि खुश उसलूबी से, अमन अमान से ये तमाम मामला जो है वो अपने अंजाम को पहुंचे। आमिर भाई, देखिए मैं सच्ची बात है, तजर्बेकार आपकी सारी टीम थी। यस। और ये वो टीम थी जो पढ़ा करती थी कि मुश्किलें इतनी मुझ पे पड़ी कि आसान हो गई। ये मुहर्रम इन्होंने गुजारा था निगरान वज़ीर आला के साथ, मोहसिन नकवी के साथ, और वो जिस तरह से मोहसिन नकवी ट्रेनिंग देते हैं वो बहुत कम लोगों को, बाहर वालों को, नहीं डीसी क्या, कमिश्नर नहीं, ये कमिश्नर तो नहीं, पिछला कमिश्नर था, आईजी था और सीसीपीओ थे, और ये वही टीम है और उसी को सिक्योरिटी करनी थी। तो आपने देखा कि उसी तरह से मोबाइल सर्विस उस तरह से बंद नहीं हुई। जिस तरह पूरे शहर में हम खप डाल रहे होते थे जब कवरेज कर रहे होते थे, तो निगरान दौर ने जो लाइन सेट की थी, शुक्र है इस गवर्नमेंट ने उसी को फॉलो किया। अगर ये ना फॉलो करते तो ये भी फंसते, लेकिन क्योंकि इनके पास जो टीम थी वही तजर्बाकार टीम थी सारी जगहों पे, सारी इंतजामी मशीनरी के अंदर, और उसको तजर्बा था वही मोहसिन नकवी वाला। आपने देखा कि वही निगरान वज़ीर आला पंजाब ने पूरे पाकिस्तान पर भी इम्प्लीमेंट कर दिया। तो पूरे पाकिस्तान में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा बोल कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पुरअमन मुहर्रम जो है वो गुजरे। इसके बावजूद कि दहशतगर्दों ने अपने तय कोशिश की, और 2 दिन पहले ही हमारी अफवाज ने उसका भरपूर जवाब दिया और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया। गो इसमें हमारे जवान भी शहीद हुए जिनको हम आज भी खराज तहसीन पेश करते हैं, और हम उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो लाजवाल हैं, चाहे वो फ़ौज से हैं, चाहे पुलिस से हैं, चाहे किसी डिपार्टमेंट से हैं। उनकी कुर्बानियाँ जो हैं उनको कभी रायगा जाने नहीं दिया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुहर्रम में भी वो मोहसिन नकवी स्टाइल ऑफ लाइन्स जो हैं उसको फॉलो करना जो है, यानी आपको वो स्टाइल नज़र आया है, वो स्टाइल नज़र आया, क्योंकि हमने तो कवरेज किया है और पूरे मैं तो जनूबी पंजाब को देख रहा था, कुछ लाहौर को देख रहा था, सारे दोस्त इकट्ठे एक ही जगह बैठे थे कराची। अच्छा, पिछले साल वो निगरान वज़ीर आला के तौर पे बाहर निकले थे, वज़ीर दाखिला के तौर पे हमें बाहर नजर आए, कम से कम बड़ा लोगों को हौसला मिलता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि परसों रात यानी कि 9 मुहर्रम थी, उस रात भी उन्होंने मुख्तलिफ जगह का विजिट किया। इसी तरह से कल भी सारा दिन हमें वो बाहर नज़र आए फील्ड में। वो हर ख़ास तौर पे जो पांडव स्ट्रीट का जुलूस था उसकी उन्होंने खुद मॉनिटरिंग की, फिर इसी तरह से जो मरकज़ी जुलूस था उसकी भी उन्होंने खुद मॉनिटरिंग की, जाके की। और ये जब सीएम थे तब भी इसी तरह से हुआ था। हसन, मैं रश इतना देख रही हूँ अमूमी, हर साल उससे डबल होता जा रहा है। तो मुझे ये बताएं सिक्योरिटी कितनी बड़ी चैलेंज होता है? देखें, इसमें ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, ना सिर्फ सिक्योरिटी इदारों के लिए बल्कि जो जुलूसों की इंतज़ामिया उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हर चीज़ को स्मूथली मैनेज करना। और वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला की करम नवाजी हुई कि वो बड़ी अच्छी तरह से मैनेज हुई ये सारी चीज़ें इस मरतबा भी पिछले साल की तरह, और किसी किस्म का कोई वाक़या पेश नहीं आया, कोई बदमज़गी नहीं हुई कहीं पे भी। हो जाता है जब इतना रश हो तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, इसका क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट को जाता है और हमें देना भी चाहिए, इंतज़ामिया को जाता है, पुलिस को जाता है, और ख़ास तौर पे जो कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे हैं उनको जाता है कि मॉनिटरिंग का सिस्टम बहुत अच्छा था। हर जगह पे कैमरे हर दफ़ा लग जाते हैं, इस दफ़ा भी वही हुआ, कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए और सारा कुछ किया गया। तो ये एक अच्छा स्टेप है और मेरा ख्याल है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट में सिविलें भी लगी गवर्नमेंट की। अच्छा, इसमें एक और इस दफ़ा जो मैंने इस दफ़ा जो नोट की चीज़, गवर्नमेंट ने तो अपने एंड पे किया ही ये सबीलों वाला, इस दफ़ा आम लोगों ने, जिसमें अहले सुन्नत, मैं
ये एक खसूसी बात इसलिए करूँगा कि जो हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते आए थे ना कि अहले सुन्नत जो है वो जुलूसों में सबीलें भी लगाते थे और लंगर भी तकसीम करते, वो मैंने इस दफ़ा प्रैक्टिकली देखा है कि जगह जगह पे लोगों को रोक के तबरुक भी दिया गया जी और सबीलें भी लगाई गई। ये एक इस दफ़ा मुझे जो है ना ये एक बड़ा अच्छा मुझे एक पॉइंट लगा बिल्कुल कि ये होना चाहिए। और ये 2 दिन तो वैसे ही हमारे घर तो हर जगह से न्याज आ रही थी, यकीन हर जगह से न्याज आ रही थी, दूर दराज से रिश्तेदारों के, मोहल्लेदारों के। हाँ इसमें देखिए ना, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि इस चीज़ से वो जो एक कुछ लोगों की वजह से एक दूरी पैदा हो गई थी ना, वो कम से कम ख़त्म हुई। लोग जो हैं वो दोबारा से अपने माशरे में जो नफरत फैल रही थी उसमें कुछ कमी आएगी और इससे बेहतर है तमाम जो सोसाइटी सेगमेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हैं, चाहे किसी भी सेक्ट से हैं, एहतराम करना चाहिए। वो सब एक दूसरे का एहतराम करें तो एक अच्छी सोसाइटी बन सकती है। इसी के लिए कोशिश है, मेरा ख्याल है बहुत अच्छा हुकूमत की तरफ से भी अच्छा जेस्चर था और इंतज़ामिया की तरफ से भी, अहले तशय्यो की जानिब से भी, सुन्नियों की जानिब से भी, तो सबकी तरफ से एक अच्छा जेस्चर है। तो यही माशरे को बेहतर माशरा बनाने में मददगार है। आमिर भाई की टाइमिंग कितनी मैटर करती है, क्योंकि आपने अपनी प्लानिंग उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग की होती है कि आपका मरकज़ी जुलूस जो है वो टाइमली पहुंचना चाहिए। देखें ये बहुत बड़ा सवाल है, इसमें मैं हसन की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि इस दफ़ा इंतज़ामिया ने जो है वो जो जुलूस की इंतज़ामिया थी उसने बहुत कोऑपरेट किया है और हर जगह पे किया। एक चैलेंज होता है, मैं तो क्योंकि पूरे पंजाब को देख रहा था तो मुझे पूरे पंजाब में किसी जगह भी टाइमिंग से हवाले से जुलूस की इंतज़ामिया ने बिल्कुल कहा कि जी ये टाइम है, इसको इसी टाइम पर ख़त्म होना है। क्योंकि इतने रश में लेट हो सकती है, आपको नहीं पता होता, आज़ादार इतनी बड़ी तादाद में होते हैं, बड़ी जिम्मेदारी से काम किया इंतज़ामिया ने। मैं समझता हूँ जुलूस की इंतज़ामिया, ये जुलूस की जो इंतज़ामिया है ना, ये जो लाइसेंस होल्डर है, ये सारी चीज़ जो है लाइसेंस होल्डर के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर तो वो इसको प्रोलॉन्ग करना चाहें तो वो कर भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि जो एक टाइम फ्रेम था उनके अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, बल्कि सबके फ़ायदे के लिए, इतना हज़ारों लाखों का मजमा होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए और ख़ास तौर पे जब इख्तिताम पजीर हो जाए तो उसके बाद जो है वो लोग अपने अपने घरों को सेफली जा सकें, इसलिए बेहतर ये है। और वो लोग किसी फोर्स की बात नहीं सुनते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, वो अपने ही इंतज़ामिया के बंदे की बात सुनते हैं, क्योंकि वो समझते ये हैं कि इस जुलूस का लीडर वो है, वो उस लीडर की बात सुनते हैं। तो उन्हीं की जिम्मेदारी थी जो वो मैं बहसन खूबी जो है असर अंजाम दी गई और कल तमाम जुलूस जो है अपने मुकर्रर वक्त और मुकर्रर रास्तों से होते हुए इख्तिताम पज़ीर हुआ, अल्लाह का बेहद शुक्र है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये इंतजामात खुश उसलूबी से बिलाशुबा इसमें तमाम लोगों की काविश थी, मतलब कोई एक भी सेगमेंट जो है मिस हो या उसकी तरफ से अगर कॉपरेशन ना की जाए तो कहीं ना कहीं आपको वो गैप नज़र आता है। लेकिन तमाम लोगों की जानिब से तमाम मशीनरी क्योंकि एक्टिव थी, पुलिस की अगर हम बात करें, इंतज़ामिया की बात करें, ब्यूरोक्रेसी की बात करें, सबकी तरफ से बड़े ज़बरदस्त इंतजाम थे जिसकी वजह से ये अमल जो है वो खुश उसलूबी से अंजाम हुआ। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और कुछ चीज़ें जिनके लिए आपको 24 घंटे तैयार रहना है, बल्कि रहिए, हमारे समेत सबको तैयार रहना है, और वो ये है कि बिजली की कीमत कभी भी बढ़ जाएगी, पेट्रोल की कीमत कभी भी बढ़ जाएगी। और ऐसा हो रहा है। आप सोए हुए उठते हैं, आपको पता चलता है रात 11:30 बजे अनाउंसमेंट हो गई है जी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। अगर आपने पेट्रोल डलवा लिया था तो आप अपने आप को ब्लेस्ड समझते हैं, थोड़ी सी खुशी मना लेते हैं, जैसे कि मैं मना लेती हूँ, शुक्र है जी मैं अभी पेट्रोल डलवा के आई थी। लेकिन वो सिर्फ टाइमली खुशी होती है, आपको 2 दिन बाद 1 दिन बाद दोबारा से पेट्रोल डलवाना ही होता है। लेकिन ये हो क्या रहा है आवाम के साथ, इससे बुरा मजाक तो मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकता। इसको क्या घिनौना ख्वाब कह सकते हैं, खोले आंखें तो आपको पता चल गया ये हो गया, हकीकत थी। हसन क्या हो रही है इसमें ना देखें, सबसे मेन चीज़ ये है कि जब तक फिर वो आमिर भाई को वो बात बड़ी मेरी लगेगी कि जब तक आपका IMF से जान नहीं छूटेगी ना, तब तक आपके साथ यही होता रहेगा जो हो रहा है। आप पेट्रोल से रिलेट करती है हर चीज़, पेट्रोलियम मसनूआत से। पेट्रोल बढ़ गया, हर 15 दिन के बाद बढ़ना होता। मेंटली आपको रेडी रहना है, पहली को और 15 तारीख मेंटली हर तरह से रेडी रहना। उसके असरात हर चीज़ के ऊपर आते हैं। आप इस वक्त अगर मार्केट में महंगाई देख लें तो जो चीज़, अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपके घर का अगर पहले ख़र्चा जो है वो ग्रॉसरी का 5000 का था,
आज वो डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। मैं एक बात कर रहा हूँ, मैंने एक मिसाल दी है, मतलब नहीं, मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है कि फ़र्ज़ करें कि अगर इतना था तो आज वही चीज़ आपको 15,000 रुपये से कम की नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये सारी जब तक आप IMF के चुंगल से नहीं निकलेंगे, ये 2016 में हम निकल गए थे, उसके बाद हमारी बदकिस्मती है। अब नीचे मुंह करके मुस्कुरा रहे हैं हम, अब और नहीं निकल सके। करने के लिए अल्फाज हमें कायल करने के लिए जो है ना, वो आमिर भाई इस वक्त ज़रूर कोई ना कोई वो बात अब करेंगे क्योंकि IMF जो IMF आमिर भाई ने IMF जैसे आमिर भाई CM साहिबा के हक में बहुत, जब उनका नाम आता है तो मुस्कुराते हैं, IMF का नाम आता है तब भी आमिर भाई जो है। अच्छा जी, पेट्रोल कम इस्तेमाल करें। हाँ बिल्कुल, अगर आप गैर जरूरी सफर करते हैं तो ना करें। कोई नहीं करता। ये तो मैं गैर जरूरी आमिर भाई कौन करता है? आपको असराफ से तो मैं हर चीज से मना करता हूँ, चाहे आपके घर में आप इवन आप वजू के लिए इस्तेमाल कर लेते, आप वजू के लिए पानी भी इस्तेमाल करते हैं तो असराफ उसमें भी नहीं होना चाहिए। तो असराफ से तो सब मना करते हैं। हाँ, पेट्रोल महंगा हुआ, उसका असर सही कहा हसन ने कि बहुत सारी अशिया पर पड़ता है, किराए बढ़ जाएंगे, आपको आपकी हर चीज़ की जो कीमत है उसमें इजाफा हो जाएगा, क्योंकि डीजल और पेट्रोल से ही आपकी कमर्शियल व्हीकल डीजल से चलती हैं और आपका अपनी गाड़ी जो है वो पेट्रोल से चलती है या मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है, दालें महंगी, हर चीज़ महंगी होगी। तो ये जो है, ये उन्होंने ये भी बात ठीक की, IMF वाले चुंगल की बात भी की। और उन्होंने दूसरी बात जो की, मैं सारी से इत्तेफाक करता हूँ कि 2016 में हम निकल गए थे, लेकिन उसके बाद लोगों को तब्दीली चाहिए थी और वो तब्दीली आई किस्मती है। और तब्दीली ने इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा उठाया, जिसकी नज़ीर इन 76 सालों में नहीं मिलती है, जितना कर्जा उन्होंने लिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि दोबारा IMF के आगे घुटने टेकने पड़े कि जी हमें कुछ पैसे दे दें। उसके बाद उसकी शराइत है कि ये आप पैसे वापस कैसे करेंगे, तो उसमें अवाम का खून छोड़ने। असल मसला ये है, हसन से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ और आप भी कह रहे थे मुस्कुराता हूँ, CM के नाम पे मैं बिल्कुल मुस्कुराता हूँ, IMF के नाम पे मुस्कुराता हूँ, क्योंकि लोगों की बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं, वो दूर नहीं होनी, चलो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने अखराजात कम करती तो हम लोग पेट्रोल की इससे डबल कीमत देने को भी तैयार हो जाते हैं। मसलन तमाम वज़रा, तमाम CMs, तमाम प्राइम मिनिस्टर, तमाम चीफ मिनिस्टर ये ऐलान करें आज से कि वो सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आमिर भाई ये सारे अरबपति, अरे एक मिनट ठहर जाना, हो क्यों नहीं सकता, हुआ ने करके वो हुआ, अच्छा, लेकिन हर कोई ये सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सरकारी जो बिजली है मुफ्त की वो नहीं लेंगे, सरकारी, हमसे बेहतर आप इन लोगों को जानते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी इनकी जरूरत है, वो चले, वो मैं समझता हूँ, क्योंकि हम ऐसी आमिर भाई इतनी भी सिक्योरिटी नहीं, बहुत दहशतगर्दी बहुत है। मैं आपको छोड़ दे इस बात को, नहीं, मैं दहशतगर्दी सिक्योरिटी के लेवल पे नहीं, जरूरत चले CM को नहीं, सबको है। नहीं, एक मिनट, आपके वज़ीर दाखिला को भी है जी, आप इस तरह बात कितनी सिक्योरिटी ले ली? मैं तो इस बात को सबको है, मैं तो ये कहता हूँ उनकी मजबूरी है, क्योंकि हम एक ऐसी स्टेट में रहते हैं जहाँ पे अभी बन्नू में जो वाक़या पेश आया, मुझे बताएं क्या उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है। तो जवानों ने अपनी जानें दी। जो डेरा इस्माइल खान में वाक़या हुआ, जो एक हेल्थ सेंटर पे हमला हुआ, तो क्या उनको वहाँ सिक्योरिटी मौजूद थी? और आमने सामने फायरिंग हुई है, उसमें दहशतगर्द भी हलाक हुए, हमारे जवान भी शहीद हुए। सिक्योरिटी की ज़रूरत सबको है इस वक्त, लेकिन जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, अब इस पर बहस करना चाहते हैं तो वो लंबी बात हो जानी है, मुझे इस पर ज़रूरत नहीं है आप लोगों से बहस करने की। अच्छा, अगर जरूरत है, अगर आप अगर ये अपनी तनख्वाहें खत्म कर दें, अगर ये अपने लल्ले तलल्ले खत्म कर दें, ये बात अगर ये ठीक है, अरब और खरबपति लोग हैं सारे के सारे, आप ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम वज़रा के सासे निकाल के देखें, अरबोपति होंगे ये। हाँ, एग्जैक्टली एग्री। इनके पास किस चीज़ की कमी है कि ये सरकारी गाड़ी यूज़ करते हैं, इस्तेमाल बड़े दिल की कमी। ये मुलाजम अगर रखते हैं तो ये उसके पैसे खुद क्यों नहीं दे देते? अगर ये कुर्बानी दे दें तो मैं समझता हूँ कि आवाम इससे ज़्यादा कीमत पर भी पेट्रोल खुश होकर ख़रीद लेगी। चले तंग हो जाएगी, लेकिन वो कहेगी ठीक है, मेरा प्राइम मिनिस्टर भी तो यही काम कर रहा है, वो बहुत बड़ी गाड़ी में नहीं। लेकिन यहाँ मसला ये है कि यहाँ पे AC को जो है करोड़ों रुपये की गाड़ियाँ दे दी जाती हैं। जहाँ ये इस तरह के हम जब देखते हैं, इनके शशके और इनके चस्के देखते हैं, तो हमें ख्याल आता है कि यार हमारा क्या कसूर है। तो ये जो आप आज सोशल मीडिया पर कंपेन देख रहे हैं लेस्को के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, वो सारी की सारी कंपेन सिर्फ इसलिए है कि हमारे हुक्मरानों ने सादा तर्ज़ ज़िंदगी छोड़कर पुरअसाइश तर्ज़ ज़िंदगी, और ये सिर्फ हुक्मरानों से मुराद मेरी ये सियासतदान नहीं है,
आप इवन हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस शामिल हैं, बाकी लोग भी शामिल हैं। मैं किसी इदारे को इससे बरी जिम्मा नहीं सकता, सब अपनी अपने हिस्से की कुर्बानी दें। अवाम इनसे 4 गुना बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो और अवाम इनके साथ खड़ी भी होगी। पेट्रोल महंगा मजीद होगा, पेट्रोल महंगा होगा। पेट्रोल क्यों नहीं महंगा होगा? अगर आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो बढ़ेंगी। लेवी असल में हमारे यहाँ पे अब लेवी टैक्स भी तो लग चुका है ना, वो ज्यादा है। उसको करके और जब आप रिलेट करेंगे इंटरनेशनल मार्केट से तो फिर सारी चीजें सामने। खैर लेवी जो टैक्स में उसमें लगाई थी बजट में, उसमें इतनी लंबी आप मैंने भरी है क्योंकि ये जो इतनी लंबी बातें आपने की है ना, ये नहीं होने वाला। क्या ये पॉसिबल नहीं? अब इसमें आपने ये कहा कि वो जरा जो है वो, मैंने तो कहा, मैंने यही कहा कि अगर ये करें तो आवाम बर्दाश्त करेगी। देखिए अना इसमें एक चीज है, हमने मिसाल देखी है, हमने ही देखी है ना, सारी पूरे पंजाब ने देखी है हसन, हमने पूरे पंजाब ने देखी है। पिछले साल जब निगरान वजीर आला थे तो अपनी गाड़ियां इस्तेमाल की, और सिर्फ उन्होंने अकेले ने नहीं की, उनकी पूरी टीम ने अपनी गाड़ियां इस्तेमाल की। 6 मिनिस्टर थे, सब ने अपनी अपनी गाड़ी इस्तेमाल की, अपना अपना पेट्रोल इस्तेमाल किया। मुझे आज भी याद है निगरान सूबाई वजीर तिजारत SM तनवीर साहब थे, ठीक है, वो शहर से बाहर भी गए हैं, अटक तक भी गए हैं ना, तो वो अपनी गाड़ी पे गए हैं, अपने खर्चे पे गए हैं। आप इसको बात को कह रहे हो अपनी गाड़ी इस्तेमाल की है भाई। जो CM हाउस था उसका खाना चाहे अपनी जेब से अदा किया, आज तक सरकार से 1 रुपया नहीं लिया, और अभी भी वजारत दाखिला और क्रिकेट बोर्ड में भी यही सूरत हाल है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये होने को हो सकता है, मैं ये तो कहता हूँ कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब अरबपति हैं। अरब और खरबपति होंगे। मैं अरब हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो बस वही अरबियां शायद उनको भी नहीं पता होगा आमिर भाई कि उनके पास कितनी दौलत है। कि खादिम खिदमत शरीफैन अरब हमें वो वाला नहीं पता और उनको गिनने वाला नहीं पता, गिनने वाला नहीं पता सबका। मतलब आप किसी एक का नाम ले लें, आप मरियम औरंगजेब साहबा का नाम ले लें, आप तारर साहब का नाम ले लें, आप इसहाक डार साहब का नाम ले लें, आप किसी एक का नाम ले लें, जो आपका वज़ीर ख़ज़ाना है उनका नाम ले लें, जो आपके वज़ीर आज़म है उनका नाम ले लें, जो आपके चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस साहबान हैं, सबका नाम ले लें। सब बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं। बिल्कुल। तो ये अगर अपने खर्चे पे आ जाएं, मैं कहता हूँ अवाम इससे ज़्यादा कुर्बानी देने को तैयार हो जाएगी और IMF के चुंगल से आप लोग निकल जाएंगे। बिल्कुल सही, ये सच्ची बात है। लेकिन अब इसके लिए तैयार रहें कि बिजली की कीमतें आगे मजीद बढ़ती रहनी है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रहनी है। अब थोड़ा सा मुझे ये डिस्कस करना है कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो वो पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आम आदमी पर, एक सफ़ेद पोश तबके पर क्या असरात पड़े जी? आपकी ओवरऑल हर चीज़ महंगी हो रही है, तो इससे फिर मेरे ख्याल से सांस लेना तक मुश्किल होता चला जा रहा है। एक घर का खाना पूरा करना, बिजली के बिल देना और रूटीन का आपकी जो ज़रूरियात होती है वो पूरा करना ना एक फैमिली के लिए चैलेंज बन चुका है। उस पर बात करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। मतलब हमारी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों का मरकज़ो महवर रह गई है कि आपकी सब्जियां हर रोज़ महंगी हैं, पेट्रोल महंगा हुआ तो अब आपको पता है जी अद्वियात भी महंगी होनी है, अगले दिन ही आपको इम्पैक्ट नज़र आ जाएगा। रात 12 बजे तलाक होगा तो सुबह आप 8 बजे सब्ज़ी खरीदने जाएंगे, उसकी कीमत पिछले दिनों से आपको महंगी मिलेगी। इसके अलावा आपकी अद्वियात महंगी हो जाएंगी, बिजली तो ऑलरेडी महंगी है। आवाम किधर जाए और उस पर जो आपकी इंतज़ामिया जिसने इम्प्लीमेंट कराना होता है, जिसने जो मार्केट में जाके जिन चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रखना होता है, एक आटा में असर नहीं, रोटी खाने के लिए पीछे क्या रह जाता है? आमिर भाई सही कहा, आवाम तो बहुत परेशान है। स्कूलों की फीसें अभी बंद है, स्कूल अब बढ़ जाएंगी, छोड़ दे, बढ़ना तो अलग बात है, बंद स्कूलों की फीसें भी हमने पे की हैं 3-3 महीने आपको फीस और किताबों की और कॉपियों की आप जाके स्टेशनरी की दुकानों पे जाके देखें कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई। यानी आप हैरान परेशान हैं कि एक छोटा सा रजिस्टर जो आम 50-60 रुपए का मिलता था वो इस वक्त 300 रुपए का रजिस्टर मिल रहा है और वो छोटा सा रजिस्टर है। और हमें याद है हम तो इन छुट्टियों में पता नहीं कितने रजिस्टर वैसे ही ज़ाया कर दिया करते थे। एग्जैक्टली। और वो उसी फजूल खर्ची का मेरा ख्याल है अभी हमें अपने बच्चों के साथ वो देखने को मिल रहा है। कोई आप चीज़ लेने अब कोई फल लेने चले जाएं, आपको कोई फल आपको 200 रुपये से नीचे मिलता नहीं। जामन जो लाहौर का फल है, जो लाहौर की नहर पर इस तरह से उगा हुआ है और लाहौर के आबादियों के अंदर खुदरो तरीके से उगता है, उसकी कीमत आप जाके देख लो तो आप हैरान रहेंगे। किसी जगह 400 रुपये किलो है, किसी जगह 300 रुपये किलो है, किसी जगह 200 रुपये किलो है। जहाँ जिसका दाव लग रहा है उसको बेच रहा है। तो मुझे बताएं, जहाँ इन लोगों का दाव लग रहा है, बाकी लोगों को क्या है कि वो लोगों को बचाएंगे? आपने सही कहा,
रात 11:30 बजे पेट्रोल भरता है, सुबह जो सब्जी आ चुकी होती है मंडी में जो बिक रही होती है उसकी कीमत भी बढ़ा देते हैं जी, राती पेट्रोल महंगा हो गया। और यही पेट्रोल अगर सस्ता होए तो कीमतें नीचे नहीं आती हैं। वो कहते हैं जी हमने तो पुराने रेट पे जी बीज लिया था, पुराने रेट पे फसल उगाई थी, इसको हम कम कैसे करें। तो जो महंगाई बढ़ती है वो कभी हमें वापस आती हुई नजर नहीं आती है। चाहे आप रोटी जो है वो आप 20 रुपए की बजाय आप 12 रुपए की 15 रुपए की बिकवा लें, लेकिन वो रोटी होती है जो कि 80 ग्राम की भी नहीं होती, 120 ग्राम की तो बड़ी दूर की बात है। 60 ग्राम की रोटी इस वक्त लोगों को 15 यानी ओरिजिनली 120 ग्राम की अगर रोटी लें तो वो आपको 30 रुपए मिल रही है सर। तो इसको भी अगर आप कहेंगे महंगाई में कमी की है तो मेरा ख्याल ये एक कैमोफ्लाज है, इससे काम नहीं चलेगा। लोगों को सस्ती आमिर भाई इसमें ना जो सबसे अहम चीज़ है ना, आपने देखें हुकूमत ने जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो मौजूद हैं, आपको हर जगह पे नज़र भी आ जाएंगे। वो खुद तो अव्वल नज़र नहीं आते, होता ये है कि उनका ड्राइवर जाएगा वहाँ, वो जाके चलान करता है, वो खुद कहीं नज़र नहीं आते शहर में। छलावे सुनिया नज़र नहीं आते। आमिर भाई घर अपने दफ्तरों से ठंडे कमरों से बाहर निकले तो आवाम को बोने छलावे से बचपन तो सुनते आ रहे हैं, बोने छलावे नज़र नहीं आते, कभी कभी नज़र आते ने तो नज़र आते डरिया करो है पढ़िया करो है पढ़िया करो। अब उसमें सबसे बड़ा मसला क्या है, अब इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जिस वक्त सब्ज़ी मंडी में कोई सब्ज़ी आती है और उसकी बोली होती है तो वो जो बोली का रेट होता है वो लिस्ट पे नहीं लिखा जाता। उसके लिए तो आपकी इंतजामिया ने फिक्स इंतजामिया डीसी साहब, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने माजी में देखा है बहुत सारे डीसी साहिबान जाते थे, वो जाते ज़रूर थे, लेकिन देखें जो मार्केट कमेटी का एक बंदा जो मेजर बंदा वहाँ पे मंडी में मौजूद है, ये उसकी ड्यूटी नहीं है कि वो तमाम चीज़ों को चेक करे, ये उसकी ड्यूटी है जो बोली का रेट है उससे थोड़ा सा बढ़ा के ताकि खर्चे लोगों के पूरे हो जाएं, वो रेट अगर दिया जाए और इसके साथ साथ मार्केट में विजिट रखे जाएं तो फिर ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। वरना हम लोग यहाँ बैठ मुझे मेंगल साहब का दौर याद है, नूरुल अमीन मेंगल साहब पहुँचते थे, कैप्टन उस्मान पहुँचते थे, चीज़ें कंट्रोल रहती थी, लेकिन इस दफ़ा तो वो हो रहा। सवाल ये है, मेरे ऐसे जहन में ये चीज़ें आ रही हैं आमिर भाई, जो हालात हैं, ये दो नाम जो लिए ये अंग्रेज दौर की बात बता रही नहीं 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 बहुत करीब दौर। महंगाई तो उसमें भी थी, महंगाई थी। और ये नूरुल अमीन मेंगल एक मंडी में चले गए होंगे या कैप्टन उस्मान किसी एक मंडी में चले गए होंगे, वहाँ पे एकदम से आपको कीमतें मिल गई बादामी बाग। देखिए इसका हल क्या है, हल मैं और हसन शायद इस पर मेरे से इत्तेफाक करें ना करें, ये जो लाहौर की 5-6 मंडियाँ हैं ना ये ख़त्म कर दें, लाहौर से बाहर एक मंडी बना दें जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मंडी हो, यानी उस पर आपके प्राइस में स्टेट को जगह जगह घूमना ना पड़े, ठीक है, वहाँ से एक रेट निकले, चाहे वो प्याज का है, चाहे वो खीरे का है, चाहे वो आलू का है, चाहे वो गोभी का है, उसी रेट पर तमाम दुकानदारों को मिले तो जाकर काम बढ़े। अब ये हो क्या रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या, आवाम को मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ, आवाम को मिल जाएगा, उसका मैं मैकेनिज्म बताता हूँ। होता क्या है, बादामी बाग में जो इस वक्त रेट है, पता नहीं हसन क्योंकि ये बीट करते रहे हैं तो उनको ज़्यादा पता होगा, मुझसे मुझे नहीं पता, जो बादामी बाग में रेट है ना वो इकबाल टाउन वाली मंडी में नहीं है, जो इकबाल टाउन वाली मंडी में रेट है ना वो गज्जू मत्ती वाली में नहीं है, ठीक है, तो गज्जू मत्ती वाली में रेट है वो फलां जगह पे नहीं है। तो 6 मंडियाँ जब होंगी डिफरेंट रेट होएगा तो हर एक को अलग अलग रेट पे चीज़ मिलती है, ठीक है। ये ग्रेडिंग, ये देखें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, फर्क होता होगा, मेरा ख्याल है कि ये निगरान दौर में एक ऐसी जदीद मंडी बनाने की बात चली थी, वो कहाँ तक पहुंची मुझे नहीं पता है, अब तो उसका कोई नाम नहीं लेता वो, नहीं नाम नहीं, इस बजट में जिसका जिक्र आया था, इस बजट में जिक्र आया था उसका, उसमें हर दुकानदार को एक रेट पर जब चीज़ मिलेगी तो कोई दुकानदार ये नहीं कह सकता जनाब असी तो बादामी बाग वाली मंडी तो लैके आने सानू महंगा मिल, ये आपको बताओ दुकानदारों के बहाने हैं, उसको कहना यार वो दुकानदार सस्ता बेच रहा है, महंगा है, वो कहते मंडी तो महंगा है। अब मंडी से एक रेट निकलेगा और वो कंट्रोल होगा, आपको जगह जगह प्राइस में स्टेट और डीसी और एसी भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक मंडी होगी कंट्रोल्ड होगी, उसमें ग्रेडिंग सब्जियों की और फलों की अलग अलग से हो जाएगी। नहीं, इस पर काम शुरू किया निगरान हुकूमत ने। इस बजट में भी जब ये मुस्तफा शुजारू मानसा पढ़ रहे थे तो उन्होंने इस मंडी का जिक्र किया। 2 मिनट है, एक बहुत अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है, ये जो मौजूदा सिनेरियो है, महंगाई, आवाम परेशान, ये चीज़ें हुकूमत पे असरअंदाज होती हैं? जो लोग सीएम साहिबा को बहुत पसंद करते थे उनकी पसंद में कमी आई है? जरूर होती है, ये क्यों अच्छा नहीं आती, नहीं आती। अच्छा आमिर भाई को नहीं आई, मैंने सवाल किया तो मैंने जवाब दिया, नहीं आई, आमिर भाई को नहीं आई ना, लेकिन आती है
देखें बात ये है वो कि जो नून लीग के दिल, आपने पसंदीदगी की बात की, मैंने कहा नहीं आती, मैंने किसी और पसंदीदगी की बात की थी। अब आप आमिर भाई वहाँ ही रहते हैं तो मैं का मसला और है ना, मकबूलियत की बात की थी, आपका आमिर भाई का मसला और तो मेरा आप मकबूलियत की बात करें, अब जिस तरह की बात करेंगे मैं तो उस तरह का जवाब दूंगा, आप हसन से जवाब ले लें, मेरे से नहीं। मुश्किल है ये क्या, बस ये रहा है बात मेरे पे लग, आने वाले टाइम के लिए क्या नून लीग के लिए ये मुश्किल है। अब तो आवाम बिजली से बिलों से तंग आके बाहर निकल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ये हुकूमतों की ही जिम्मेदारी है ना हर चीज को कंट्रोल, मुझे लगता है वो जो वोट करना। बैंक था ना, अब वो पीछे जाना शुरू हो गया। लेकिन हम लोगों का एक बड़ा नवाज शरीफ के पसंदीदा लोग थे, मुझे वो भी नहीं नजर आ रहे, ना नवाज शरीफ साहब खुद नजर आ रहे हैं। नहीं वो तो है ही नहीं, वो तो इस वक्त क्यों नहीं है, मंजर आम पे नहीं है भाई, नहीं है सीन में नहीं है वो इस वक्त बिल्कुल वो इस मंसूबे के हिस्सा ही नहीं है। और आई थिंक अगर वो होते तो ये सब ना होता बहुत अच्छा, बहुत सारी चीजें जो है ना वो कंट्रोल हो जाती, लेकिन बदकिस्मती है कि वो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, 2014 से लेकर 2024 तक मैंने 10 साल का डाटा अपने कंप्यूटर पे निकाला, लोग इसी तरह बिलों के ऊपर बिल बुला रहे थे 2014 से लेकर, वो बिल बुला रहे होंगे, अब जो है अब वो तलमला रहे होंगे, फ़र्क है। लेकिन सियासी हुकूमतों को अगर वो आवाम को रिलीफ ना दे पाए तो उनकी मकबूलियत में ज़रूर कमी आती है, वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो मार्शल लॉ वाली गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, अगर गवर्नमेंट को रिलीफ नहीं मिलेगी, पसंदीदगी एक अलग बात है। देखिए मुझे हसन पसंद है, जैसा भी है, वो कहते हैं वो हसन पसंद है तो पसंद है भाई, इसकी अच्छाइयाँ, इसकी बुराइयाँ, इसकी खराबियाँ सब समझ के मैंने इसको पसंद किया होगा ना। तो ये अगर मुझे पसंदीदगी की बात करेंगे तो मैंने वहीं पे चला जाना है, और अगर आप बात करते हैं तो मैं कहता हूँ सियासी हुकूमतों की मकबूलियत में कमी आती है, और हर एक की आती है, इसलिए हर दफ़ा नई हुकूमत आ जाती है, शायद वो मकबूलियत में कमी ही होती है। वाइंड अप मुझे करना है, आवाम के मसाइल जो है पता नहीं वो अल्लाह ताला ही हल करेगा तो होंगे, नहीं तो यहाँ पर तो कोई मसीहा नज़र नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि हम सोशल मीडिया पे जब इस तरह के वाक़यात को बढ़ता हुआ देखते हैं तो यकीन माने खौफ सा पैदा होता है। वो ख़वातीन जो कि बाहर पब्लिक प्लेस पे जाती हैं, जिनका रूटीन में यूनिवर्सिटी दफातर रहना जाना है, अपने आप को बहुत इनसिक्योर महसूस करना शुरू हो जाती हैं जब एक के बाद एक ऐसे वाक़यात होते हैं। जिनसी तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात, कहने को बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। अभी सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए, अच्छे खासे पढ़े लिखे मर्द जो हैं अपनी बीवियों पर तशद्दुद कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल से जिसका कोई जवाज़ और जिसकी कोई दलील मिलती ही नहीं है। अब इन वाक़यात को कैसे रुका जा सकता है वो तो एक अलग से टॉपिक है, लेकिन इस तरह के लोगों की ज़हनी कैफियत जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आखिर उनकी ज़हनी, क्या वो ज़हनी बीमार लोग होते हैं, क्या वो ज़हनी तौर पर अपने आप को बहुत ज़्यादा कमतर महसूस कर रहे होते हैं, आखिर उनके साथ मामलात क्या चल रहे होते हैं। इस पर बात करने के लिए माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर बिस्मा एजाज साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली जो है ना वो अफसोस तो होता है, ये खौफ भी आता है इस तरह के वाक़यात देख के कि वो लोग चले, उनका तो कोई जवाब पैदा होता ना कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है इन चीज़ों की, वहाँ तो समझ आती है पढ़े लिखे लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, फिर वो तालीम कैसी, वो शऊर कैसा। अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट या जिस्मानी ज़हनी तशद्दुद जो है, इसको हम कहीं पे भी ये रिलेट नहीं कर सकते कि इसका एजुकेशन के साथ कोई ताल्लुक़ है, क्योंकि जैसे आपने कहा सोशल मीडिया पे बहुत वाक़यात नज़र आते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग जो हैं वो इस एक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो ये इस चीज़ का प्रूव है, और जितनी रिसर्च है जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ कंडक्ट की है या हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, उसके मुताबिक जितने ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं लोग, उतना ही ज़्यादा मेरा ख्याल है कि वो इस चीज़ की तरफ एंगेज्ड हो जाते हैं, इस हैबिट की तरफ एंगेज्ड हो जाते हैं। बिकॉज़ ख़वातीन जो हैं, जो एजुकेटेड होंगी, उनको अपने राइट्स का पता होता है। जब अपने राइट्स का पता होता है तो कहीं ना कहीं वो अपने राइट के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करती हैं, और जैसे ही वो अपने राइट के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करती है, उसको अपने खावन की तरफ से, अपने भाई की तरफ से, अपने बाप की तरफ से तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन जो है दैट इज़ नॉट अ प्रेडिक्टर कि हम ये कह सकें कि उसकी वजह से तशद्दुद के वाक़यात कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
हमारी सोसाइटी में इसकी रेशो किसी भी लेवल पे किसी भी फैक्टर की वजह से बढ़ती हुई नज़र आ रही, कहीं पे कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो क्या फिर अब लोग क्या तालीम हासिल ना करें? तालीम हासिल करें। तालीम सिर्फ ये नहीं है कि वो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में एनरोल हो जाएं, डिग्री कर लें। तालीम का मतलब जो है, जो मेरी एक डेफिनेशन है नॉलेज की या एजुकेशन की, वो ये कि उनको एटलीस्ट ये बताया जाए कि ये वायलेंस जो है ये कितना नुकसानदेह है। तालीम इस चीज़ की दी जाए, शऊर इस बात का दिया जाए कि इस वायलेंस की वजह से आप कितनी ज़िंदगियां जो है उनको डैमेज करते हैं। तो हम डिग्री पे फोकस करने की बजाय अगर इस चीज़ पे फोकस करें कि डिग्री के दौरान उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उन यूनिवर्सिटीज़ में या उन कॉलेजेस में इस चीज़ के ऊपर वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं, इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस दी जाती है कि जी वायलेंस जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वायलेंस के लॉन्ग टर्म वीकनेसेस क्या हैं, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस वजह से, उस तालीम और शऊर को हासिल करने की वजह से इसके रेशो में लगता है कम ला सकते हैं। उल्टी गंगा बह रही है। हम जितना जिद्दत की तरफ जा रहे हैं ना, असल में हम उतना बैकवर्ड होते चले जा रहे हैं। आई विल टोटली एग्री विद यू। मैं और आप ऑब्वियसली जिस जनरेशन से बिलोंग करते हैं उसने वो टाइम देखा हुआ है जब ये होने वाली चीज़ें नहीं होती थी, और हम लोगों के लिए बड़ा आई ओपनिंग एक्सपीरियंस है कि वाई इज़ इट हैपनिंग एंड इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो आप सही कह रहे हो, जितनी इन्वेंशंस हो रही हैं, जितनी दुनिया जो है वो आगे जा रही है, उतनी ही मैनरिज्म में, मॉरल वैल्यूज़ में पीछे आती जा रही है। एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है, क्योंकि अगर इस पर अभी भी रोकथाम ना की गई तो फिर पता नहीं आगे आने वाले 10 सालों में शायद वो तबाही अल्लाह ना करे हमें फेस करनी पड़ सकती है जो पिछले 30-40 सालों में हमने नहीं देखी। सही। सो अब मुझे बता दें, क्या ज़हनी कैफियत होती है ये? क्या हम इसको कोई बीमारी कह सकते हैं? ये लोग अच्छा, इसमें आपकी जो ऑडियंस है उसको दोनों पर्सपेक्टिव्स बताना ज़रूरी है ताकि देखने वाले एटलीस्ट ये अंडरस्टैंड कर सकें कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। एक है अब्यूज़र या एक है हरासर या एक पर्सन वो है जो वायलेंस कर रहा है। अब वो मर्द भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है, और दूसरी तरफ है विक्टिम जो उसका शिकार हो रहा है। ये दोनों चीज़ें जो हैं या दोनों पार्टीज़ जो हैं ये इक्वली अफेक्ट होती हैं और इनके फैक्टर्स भी काफ़ी जो हैं वो लाई करते हैं। पहले अगर हम ये डिस्कस करें कि जो वायलेंस क्रिएट कर रहा है या ये जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, किसी को जिस्मानी या ज़हनी तशद्दुद का निशान बना रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेंडर। मैं मर्द या औरत को समझ के बात करूँगी कि मैं ये नहीं कहूँगी कि औरतों पे तशद्दुद होता है, मर्दों पे नहीं होता, या मर्दों पे होता है और औरतों पे नहीं होता। इट्स लाइक नॉट द मैटर ऑफ डिस्कशन। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो प्रेपरेटर है, जो कर रहा है, उसकी क्या ज़हनी कैफियत होती है। असल में हम साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं या माहिर नफ्सियात जो होते हैं, हमारा बेसिक एक जो फोकस होता है वो किसी भी इंसान को जानने के लिए उसका जो बचपन गुजरा है उस पर हम डेफिनेटली फ़ोकस करते हैं कि चाइल्डहुड में उसने अपनी लाइफ कैसे गुजारी है, और ये कहीं ना कहीं उसकी प्रेजेंट एडल्ट की जो पर्सनैलिटी उससे डेफिनेटली रिलेट करता है। तो हमारी थ्योरी के मुताबिक एक इंसान जिसने बचपन महरूमी में गुजारा हो, एक इंसान जिसने बचपन में अपने वालिदैन का आपस का जो रवैया है वो तशद्दुद वाली कैफियत देखी हो, एक पर्सन वो जो माँ या बाप की तरफ से तशद्दुद का शिकार रहा हो, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जब एडल्ट लाइफ में आएगा तो वो खुद भी वो वैसा ही एक पर्सन बनेगा। ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसी नेगेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं लेकिन अपने आप को चेंज करते हैं, अडॉप्ट करते हैं नई लाइफस्टाइल को और अपने आप को बेहतर करते हैं, लेकिन वो रेशो, वो प्रोपोर्शन बहुत कम है। तो आम तौर पे जिस तरीके का से बचपन में एक इंसान की तरबियत की जाती है, उसके साथ एक अपब्रिंगिंग की जाती है, उसको जो मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं, वो डिटर्मिन करती हैं कि वो अडल्ट लाइफ में आके कैसा एक ह्यूमन बीइंग बनेगा, इंसान बनेगा या जानवर बनेगा। अब ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि ऑब्वियसली किसी ना किसी लेवल पे, अल्लाह ना करे, किसी जिस्मानी तशद्दुद का शिकार होते हैं, जिनसी तशद्दुद का शिकार होते हैं। जैसे हम देखते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, मदरसों में लड़के, बच्चे, बच्चियां जो हैं तालीम हासिल करने जाते हैं, वो इस तरह की एपिसोड्स जो उनके साथ अकर करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये भी डेफिनेटली एक डिटर्मिनेंट है एक पर्सन को वालेहाना किस्म का, एक वहशियाना किस्म का पर्सन बनाने में। ऐसी चीज़ नहीं है कि एक सेन माइंड जो है मेरे जैसा, आपके जैसा, यहाँ पे मौजूद बहुत से लोगों जैसा, वो कहीं ना कहीं उठे और किसी के मुंह पे थप्पड़ मार दे। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोग तो शायद हम अपनी एग्जांपल नहीं देते, हम जनरल बात करते हैं कि ऐसे लोग जो हैं उनके अंदर तो ज़्यादा हम्बलनेस क्रिएट हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली अगर एक इंसान जानवर बन जाता है तो वो अपने लिए तो नुकसान पहुंचाता ही है किसी ना किसी लेवल पे, लेकिन उससे आसपास रहने वाले, उससे जुड़े हुए लोग, उसके रिश्ते जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनको उसके साथ बहुत ख़तरा होता है। और अल्टीमेटली जब इस किस्म के एपिसोड्स होते हैं तो जो विक्टिम्स हैं
उनकी तो ज़िंदगी किसी काबिल रह ही नहीं जाती। बिल्कुल। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ, ऐसी बहुत सी ख़वातीन को जानती हूँ जो आज से आई गेस 10-15 साल पहले किसी ना किसी लेवल पे जिस्मानी तशद्दुद का शिकार रही हैं, और अब भी आप यकीन करें कि उनकी पर्सनैलिटी पे उनका इम्पैक्ट है। 15-20 साल के बाद भी उनको नाइटमेयर्स आते हैं, उनको ऐसी बहुत सी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं जहाँ पे वो ऊंची आवाज़ होती है तो वो डर जाती हैं। ऐसी बहुत सी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं जहाँ पे वो किसी को लड़ते झगड़ते देखती हैं तो उनकी अपनी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो ये क्या है? ये उस तशद्दुद का आफ्टर इफेक्ट है जो विक्टिम के ऊपर है। अदम बर्दाश्त क्या एक रवैया है, मुझे सिर्फ बता दें, और इस रवैये को क्या तब्दील किया जा सकता है? जी, टेम्परामेंट कंट्रोल या अदम बर्दाश्त जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो लर्न की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है अगर आप करना चाहें। एक इंसान अपने आप को तभी बदल सकता है जब उसके अंदर एक अवेयरनेस हो कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, मुझे इसको ठीक करना है। क्योंकि सेल्फ एनालिसिस जो है वो हम करते नहीं हैं। हम अपने आप को डिफेंड करते हैं कि जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरे अंदर कोई कोताही नहीं है। लेकिन एक अच्छा इंसान वो है जो हर वक्त अपना सेल्फ एनालिसिस करे और देखे कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर बर्दाश्त की कमी है, मैं इसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो डेफिनेटली ये वो चीज़ है जो वक्त के साथ साथ अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ आप कर सकते हैं। ये एक नेगेटिव ट्रेट है, नेगेटिव हैबिट है कि आपके अंदर बर्दाश्त की इतनी कमी है कि आपको किसी ने ऊंची आवाज़ में आवाज़ देने के लिए बुला लिया तो आप इतना उसकी वजह से एंग्री हो जाते हैं कि मुझे इसने ऊंची आवाज़ में आवाज़ कैसे दे दी। मतलब दिस इज़ एन एबनॉर्मल थिंग विच आई वुड से कि लोग जो हैं उनमें ये बढ़ती जा रही है कि बर्दाश्त नहीं है। आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास से कोई हल्का सा टच करके गुजर गया तो आप वहीं पे खड़े हो जाते हैं, मजमा लगा लेते हैं, गाली गलौज शुरू कर देते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। कुछ मर्द हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप से ये चीज़ें मंसूब कर ली हैं कि मर्द है तो हर चीज़ सामने होनी चाहिए, मर्द है तो औरत को उसके साथ नीची आवाज़ में बात करनी चाहिए, मर्द है तो उसको प्रिविलेज हासिल है, जो कह दिया उस पर जी जनाब कहना है, मर्द हैं तो घर में एक रोब दबा सिर्फ मर्द का है, मर्द बोल रहा है तो औरत बात भी ना करे, मर्द बोल रहा है तो अगर वो गलत भी कह रहा है तो औरत चुप करके सुने, औरत के राइट की जहाँ पर बात है वो भी ना करे, अपनी सफाई भी बयान ना करे, सफाई बयान करना भी बदतमीजी हो जाती है। ये रवैया ठीक है? ये रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। अब ये रवैया शुरू कहाँ से होता है? आपकी बात सुनते सुनते मुझे ये एहसास हो रहा था कि ये हमारी ऑडियंस को बताना ज़रूरी है कि ये रवैया हमारे मसला है, ये हर घर का पढ़े लिखे घरों का मसला है। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि हमारी ख़वातीन जो हैं, जो माँ के रोल में होती हैं, वो अपने बच्चे और बच्चियों में डिस्क्रिमिनेशन करती हैं। एक घर में रहने वाला एक बेटा और बेटी दोनों अगर जॉब करते हैं और शाम को दोनों एक ही टाइम पे आते हैं तो दोनों काम से आए हैं, थके हुए आए हैं ना, और अगर माँ जो है वो बेटी को कहती है कि भाई अभी आया, उसको पानी ला के दो, उसको खाना दो, तो बेटी भी तो थकी हुई आई है। आप खुद ही डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कि भाई या घर का मर्द जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, उसको अटेंड करना ज़रूरी है, उसके लिए अपने सेक्रीफाइसेस करने ज़रूरी हैं। इस वजह से आपकी टायर्डनेस, आपकी इम्पॉर्टेंस मैटर नहीं करती, भाई बाप की मैटर करती है। तो डेफिनेटली ये चीज़ हम हर रोज़ हर जगह पे देखते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारी माएँ जो हैं उनको ये चीज़ बैलेंस करने की ज़रूरत है कि बेटा और बेटी दोनों को एक तरह से देखें। अगर भाई भी आया तो भाई का भी कोई जिसको कहते हैं ना इज़्ज़त में कमी नहीं आ जाएगी कि वो खुद जाके किचन में थोड़ा अपनी हेल्प कर लेगा या बहन के लिए पानी का गिलास ले जाएगा। मेरा ख्याल है फैमिली जो है उसमें हर एक रोल को एक दूसरे के लिए अवेलेबल होना चाहिए। जेंडर, मैं हमेशा जेंडर को एक ऐसा फैक्टर समझती हूँ जिसको डिस्क्रिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिस्कस मत करें। जेंडर अल्लाह ताला ने आपको दिया, आप मेल हैं या फीमेल है, उसके साथ जो पर्क्स हमने अटैच कर लिए हुए हैं वो तो अल्लाह ताला ने नहीं दिए। सानिया ज़ारा का वाक़या आपकी नज़र से गुजरा? जी बिल्कुल गुजरा है, और मैं कल सोशल मीडिया पे इसको थोड़ा सा देख भी रही थी और काफ़ी अपसेट हो रही थी। उसके जो वीडियो क्लिप्स नज़र आ रहे हैं वो अभी भी मेरी आंखों के सामने है कि व्हाटएवर हैपेंड टू दैट गर्ल, दिखाने के काबिल नहीं है, क्यों दिखाए जा रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग अपने टिकटॉक की रील्स बनाने के लिए वो क्लिप्स यूज़ कर रहे हैं, लोग अपने आप सोशल मीडिया पे फ़ैन फॉलोइंग कैप्चर करने के लिए। देखिए हमारा माइंडसेट क्या बन चुका हुआ है, किसी की तकलीफ़ को हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। इट शुड नॉट हैपन। मीडिया का रोल इतना इम्पॉर्टेंट है इस सब चीज़ में, लेकिन मीडिया भी कहीं ना कहीं यू नो इज़ नॉट प्लेइंग द रोल दैट इट शुड बी प्लेइंग। तो मुझे लगता है कि किसी की क्या औरत को चुप करके जुल्म सह लेना चाहिए? ये उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है? क्या
ये चीज़ें औरत के साथ मनसूख कर दी गई हैं कि अगर घर में सास और उसका हस्बैंड चाहे जाती भी करें तो वो चुप करके सुनते रहें, अगर वो बोलेंगे तो उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। आप मुझे ये बताएं, अगर हम ये बात करें कि अगर एक घर में एक मर्द के साथ जुल्म हो रहा है तो क्या मर्द चुप रहे? सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर एक घर में किसी मुलाजिम के साथ भी जुल्म हो रहा है तो क्या मुलाजिम को चुप रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो जब किसी को भी चुप नहीं रहना चाहिए तो फिर औरत क्यों चुप रहे? बिकॉज जुल्म को बर्दाश्त करना जो है वही सबसे बड़ा जुल्म है। तो मेरा ख्याल है कि जुल्म एक ऐसी चीज़ है जिस पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, और अगर वो औरत या मर्द जिस पे वो जुल्म हो रहा है वो खुद उस आवाज़ को उठाने के काबिल नहीं है तो कम से कम उसके आसपास रहने वाले लोग उसको सपोर्ट करें ताकि उसके हमारी हिम्मत पैदा हो। सोसाइटी ने, मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्यों औरत के साथ मंसूब कर दिया है कि उसको हर मामले में चुप रहना है, हर मामले में बर्दाश्त करना है और सब्र के साथ चलना है? क्यों सिर्फ ये औरत के साथ? यही बात है कि हमने जेंडर के साथ रिलेट कर दी हैं वो रोल्स जो हमारे कल्चर ने, हमारी सोसाइटी ने डिटर्मिन किए हैं। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। और अब मुझे लगता है कि अक्रॉस द लाइफ स्पैन पिछले 10 सालों में, 15 सालों में काफ़ी चेंज आ चुके हैं। लेकिन जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ती जा रही है उस तरह से वाक़यात भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी जिस वाक़े की आप डिस्कशन कर रही थी, अगर हम उसी पर्सपेक्टिव में देखें तो वो बच्ची, उसकी उम्र क्या थी? कुछ भी नहीं। उसके साथ जो जुल्म हुआ वो बयान करने के लिए अल्फाज भी नहीं है। उस बच्ची ने, जैसे मैंने उसकी मदर के भी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो सुनी, उनके मुताबिक यही था कि वो सिर्फ घर बसाना चाहती थी। क्या उसने कोई इतना बड़ा गुनाह कर दिया जिसकी सज़ा उसको ये भुगतनी पड़ी? मेरा ख्याल है कि ये, मैं लाइव ऑन कैमरा बल्कि ये कहना चाहूँगी अब ख़वातीन के लिए स्पेशली, बिकॉज़ वो रिपोर्टेड केसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं कि अगर आप अपनी बच्ची की शादी करते हैं और वो किसी घर में जाती है और वहाँ पे वो खुश नहीं है तो उसको ज़िंदा सलामत वापस घर ले आएँ। ऐसे वक्त आपको ना देखना पड़े जिसमें आई गेस उसकी डेड बॉडी को आपको लाना पड़े। तो उसके लिए प्लीज़ बी अवेलेबल फॉर योर डॉटर्स, फॉर योर सिस्टर्स, फॉर योर मदर्स, बिकॉज़ ये हमारी सोसाइटी ने इनको कमज़ोर बना दिया। हमारी सोसाइटी ने इनकी ना एनर्जी छीन ली है। आप मर्द ही हैं जो इनकी सपोर्ट बन सकते हैं। और मेरे सोशल सर्कल में, मेरी लाइफ में, मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसे मर्द देखे हैं जो ख़वातीन को सपोर्ट भी करते हैं। ये माशरा सिर्फ ऐसे मर्दों से भरा हुआ नहीं है जो जालिम है, ऐसे मर्दों से भी भरा हुआ है जो अच्छे हैं। सिर्फ उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है और उन्हीं की सपोर्ट पे ये ख़वातीन जो हैं वो ख़वातीन बन सकती हैं जो हम शायद सिर्फ सोचते हैं कि ख़वातीन को ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये मर्द का रवैया बड़ा मैटर करता है कि आप औरत को घर में किस तरह से देख रहे हैं। बाकी ये गुफ्तगू का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि उन बेमार जहनों के बारे में बात की जाए जो ये समझते हैं कि बोलना उनका हक है और बर्दाश्त करना औरत का हक है। जेंडर के हवाले से कोई ऐसी जो है वो नहीं कहा गया कि भाई ये फ़लाँ चीज़ औरत के साथ मंसूब कर दी है और ये फ़लाँ चीज़, ये हमारी अपनी बनाई हुई चीज़ें हैं जिनके नताइज हम देख रहे हैं कि किस तरह से बुरे तरीके से सामने आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। मौजूदा सूरत हाल में जो हम बात कर रहे हैं कि तशद्दुद और हरासा करने के ख़वातीन को वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में एक अहम पहलू है कि कानून तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से देता है। क्या हमारे कानून में कोई ना कोई, जिसे हम गैप कहते हैं, सुकुम कहते हैं, क्या वो है जिसकी वजह से ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं? अगर सोशल मीडिया का रीसेंट वाक़या ही जो हम अभी रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर उसी का जिक्र किया जाए तो 5 दिन बाद उस बंदे की ज़मानत हो जाना एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। ऐसे ही बहुत सारे वाक़यात होते हैं जिसमें हम देखते हैं खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हिरासा किया गया और इसके बाद जब वो कानून से हेल्प लेने के लिए जाती है और कानून की तरफ रुजू करती है कि उसको इंसाफ दिलाया जाए, वो इंसाफ के मराहिल इतने डिले कर दिए जाते हैं, इतना लेट कर दिया जाता है कि फिर वो इंसाफ जो है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। माहिर कानून हस्साम नवाज रांझा ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे वाक़यात इससे बढ़ते चले जा रहे हैं, सो वो जो एक कानून का डर, खौफ, सज़ा का डर, आई थिंक लोगों में वो नहीं रहा जिसकी वजह से वाक़यात बढ़े हैं। अग्री करते हैं आप? नहीं मैडम, मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करता हूँ। आपने कोई भी वर्कशॉप देखी होगी, कोई भी वुमेन एम्पावरमेंट पर प्रोग्राम देखा होगा तो आपने देखा होगा एक लाइन तो सुनी जाती है, लॉज आर प्रेजेंट
बट देयर इम्प्लीमेंटेशन इज़ वीक। अब क्वेश्चन ये है व्हाई इम्प्लीमेंटेशन इज़ वीक। किसी ने लॉ को क्या करना है अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा होगा? अगर किसी जुल्म करने वाले को आप मिसाल बनाकर सामने लेके नहीं आएंगे, किसी को खौफ होगा अगली दफ़ा कोई वैसा करने से डरेगा, फिर अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा तो क्या? व्हाई इम्प्लीमेंटेशन इज़ वीक, क्वेश्चन ये है। दो पिलर्स हैं इम्प्लीमेंटेशन के आने वाले, एक जुडिशरी है, जुडिशियल सिस्टम हमारा स्ट्रांग है, अनबायस्ड है, इंडिपेंडेंट है। The point is implementation is weak due to lack of awareness. Like हमारा एक recent केस है, आप बड़ी फेमस एंकर पर्सन आयशा जहांजेब, उनकी आप जब FIR पढ़ते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस पे है, फिजिकल अब्यूज़ पे है, तो आप वो देखें उसमें लिखा हुआ है पहली दफ़ा मुझे जनवरी 2024 में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर मुझे जून में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, एंड देन लेटर ऑन नाउ रिसेंट वन शी डिडंट रिपोर्ट एनीवे। पॉइंट इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को लॉज प्रेजेंट हैं, लोग उस पर, मैं ये विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा, एक्चुअली पॉइंट इज़ के लोगों को पता नहीं है कि लॉज मौजूद हैं, जिसकी वजह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन वीक हो जाती है। मेरा सवाल ये है कि लॉज मौजूद हैं जी, आप कानून तक भी आ जाएं तो इंसाफ तो तब भी जल्दी नहीं मिलता, तो फिर वो अवेयरनेस का क्या फ़ायदा हुआ जब आपने बार बार अदालतों के चक्कर ही लगवाने? जुडिशियल सिस्टम इज़ नॉट टोटली वीक, बट आई कैन से दैट कि इट इज़ लिटिल बिट स्लो। स्लो होने की रीजंस बहुत सी हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जुडिशरी में जजेस की तादाद कम है, केसेस हैं जो स्टिल पेंडिंग पड़े हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जुडिशरी है उसमें जजेस की तादाद बहुत कम है, ठीक है, उसमें सीट्स खाली हैं, उसमें बहुत से मसले मसाइल हैं। लेकिन मैं फिर भी एक पॉइंट पे आके ये इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, नॉट टोटली, कि लॉज प्रेजेंट हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, लेकिन लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाते। बाअसर लोग क्या असरअंदाज होते हैं केसेस पर? मैं नहीं समझता। मैं जुडिशरी इज़ टोटली इंडिपेंडेंट, नॉट बायस्ड। जुडिशरी हमारा एक ऐसा इदारा है, अगर आप पॉलिटिकल लेवल पे आके देखें जिधर एक सियासी जमात है जो उसके हक में फैसला आ जाता है, दूसरी सियासी जमात कहती है कि जुडिशरी ने ऐसे किया है वैसे, दैट इज़ अ सेपरेट पॉइंट ऑफ व्यू। बट ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू वेयर जुडिशरी, लोअर लेवल जुडिशरी या फैमिली लॉज, वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस that is dealt before civil judge first class, and that is dealt before additional session judge or district and session judge. There is no anything, laws are very clear, family laws are very pro women, domestic laws, ये violence पे जो laws हैं ये बहुत clear हैं, women protection act है, उसके बाद वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट है, ये बहुत क्लियर है। ये सानिया ज़हरा का वाक़या हुआ, तो आपके ख्याल में 5 दिन बाद उस मुल्ज़िम को जो है वो जमानत पे रिहाई देती है? अच्छा, दो चीज़ें हैं मैडम, कानून सही ट्रैक पे जा रहे थे। मैं इसमें दो चीज़ें देखें, कानून और जजेस हैं जो, उन्होंने उस चीज़ पे फैसला देना है जो एविडेंस उनके सामने लाया जाएगा। अब मेरा वही क्वेश्चन वापस आता है कि वाई इम्प्लीमेंटेशन इज़ वीक। मैं ये कहता हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है जो, उनकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन वीक है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या करती हैं, एक तो उनकी केयरलेसनेस। अब इसी वाक़े में देखें आप कि उसके पेरेंट्स आए, उन्होंने आके बोला कि हमारी बच्ची के साथ तशद्दुद हुआ है, सुसाइड नहीं है, ठीक है, तो फिर थोड़ी सी एजेंसीज़ ने उस पर दिया, चूँकि ये एविडेंस कलेक्ट नहीं करते टाइमली। अब इस केस में ये हुआ है फोरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है कि इट इज़ अ सुसाइड केस। जब ये रिपोर्ट आ जाए तो लॉ बड़ा क्लियर है, बट बेल हो जाने का मतलब ये नहीं है कि उसको सज़ा नहीं मिलेगी, ये ट्रायल चलेगा, उस पर प्रोसीडिंग्स होंगी और ये स्पीडी ट्रायल होगा, विद इन 6 मंथ्स या 7 मंथ्स ये डिसाइड होगा। ओनली इस बात पे कि सुसाइड है, फोरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है, इस बात पर उसकी बेल तो हो गई, लेकिन ट्रायल में अगर साबित हो जाता है कि वो सुसाइड जो है दैट इज़ ड्यू टू साइकोलॉजिकल वायलेंस, दैट इज़ ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस और इकोनॉमिक वायलेंस, और इस केस में बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है दिस केस इज़ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक वायलेंस। लाइक इकोनॉमिक वायलेंस को मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँगा आम अल्फाज में कि जब औरत अपने मैट्रिमोनियल राइट्स के लिए आवाज़ उठाती है, कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे मेरा हक दो, ठीक है, तो वो सबसे पहले उससे साइकोलॉजिकली अब्यूज़ करता है मर्द। मर्द कैसे साइकोलॉजिकली अब्यूज़ करते हैं, वो कहते हैं जी तुम्हारा बाप तो तुम्हें कुछ दे के भेजा नहीं, तुम 2 कपड़ों में आई थी, उधर तो तुम्हें कुछ मिलता नहीं था, इधर तुम खर्चा मांगती हो। तो जब इस सब से तंग हो के वो आवाज़ उठाती है तो दैट टर्न्स इनटू फिजिकल अब्यूज़ एंड अल्टीमेटली एन एपिसोड लाइक सानिया ज़हरा। तो
तो ये इकोनॉमिक वायलेंस इसलिए है कि उसमें मैंने न्यूज़ देखी, आपने भी देखी होगी, न्यूज़ में आया है जी वो उसके नाम पे कोई जायदाद थी जो वो कहता था सेल करो, तो माइट बी पॉसिबल दिस इज़ अनदर एपिसोड ऑफ इकोनॉमिक वायलेंस टू, कि वो उससे अपना राइट्स मांगती हो, मेंटेनेंस मांगती हो, तो वो कहता हो तुम्हारे नाम पे जायदाद है उसको सेल कर दो। तो डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल अब्यूज़ इज़ इंटरलिंक विद इकोनॉमिक वायलेंस, इट इज़ टोटली क्लियर। लाइक जब भी औरत अपना राइट मांगेगी उसका अल्टरनेट मर्द क्या करेगा, उसको फिजिकली अब्यूज़ करेगा। लेकिन मैं फिर वापस उधर ही आऊँगा कि लैक ऑफ अवेयरनेस पे मेरा थोड़ा सा स्टिक हूँ मैं, कि देखें अगर इतनी फेमस एंकर पर्सन ने भी 3 दफ़ा तशद्दुद सहने के बाद रिपोर्ट किया, ठीक है, तो वो क्लासेस जो लो क्लासेस हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, वो कैसे रिपोर्ट करेंगी? उनको हमें एक्चुअली देखें द सेफ्टी एंड वैल्यू ऑफ ए वुमन डिस्क्राइब्स द मॉरल कंपस ऑफ ए नेशन। अब हमारे मुल्क में मॉरल वैल्यूज़, मॉरल एजुकेशन का कंसेप्ट ही नहीं है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मॉरल एजुकेशन नहीं दी जाती बच्चों को बस एक रेस में लगाया है कि 95% मार्क्स लेने हैं आपने। उसमें बच्चे क्या कहते हैं, वो 95% मार्क्स लेने के लिए मॉरल वैल्यूज से नीचे चले जाते हैं। तो हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है एट स्कूल लेवल। कितना सख्त मौजूद है जिनसी तशद्दुद में, जो लोग मुलव्वस हैं, जो मर्द मुलव्वस हैं, उनके लिए सज़ा क्या है? मैडम देखें, 2 रेमडीज़ हैं, एक सिविल है जिसमें है जी पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट, वो बहुत क्लियर है, उसमें 8 से 9 किस्म के ऑर्डर्स मौजूद हैं और बड़ा स्पीडी ट्रायल है कि कोर्ट्स आर बाउंड टू डिसाइड इट विद इन 90 डेज। ठीक है। एनी पर्सन और एनी अग्रीव्ड पर्सन और एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अग्रीव्ड पर्सन कैन फाइल कंप्लेंट। कोर्ट विल गिव 7 days टाइम एंड इशू अ शो काज टू ए वायलेटर। जब वो उसको शो काज जाता है वायलेटर को, तो मीन टाइम कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर लाइक रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर कि तुम 24 घंटे या 48 घंटे के लिए इस घर में नहीं जाओगे जिधर विक्टिम मौजूद है। ठीक है, ये उसमें मौजूद है। तुम मॉनेटरी फंडिंग करोगे, रेजिडेंस ऑर्डर कहते हैं इसको, कि 48 आवर्स के लिए तुम उस घर के अंदर ही नहीं जाओगे जिधर विक्टिम मौजूद है जिसने ये कंप्लेंट लॉन्च की है। ठीक है, और फिर उसमें उसको 7 days का टाइम दिया जाता है जवाब देने का, और फिर उस पर एविडेंस आता है विद इन 90 days। ये बड़ा समरी शॉर्ट सा ट्रायल है, इसमें डिसाइड होता है विद इन 90 days। तो मैं खुद पर्सनली मोर दैन 10 to 20 केसेस कर चुका हूँ जो एक्चुअली डोमेस्टिक वायलेंस और फैमिली लॉ से रिलेटेड हैं। जब औरत अपने राइट्स के लिए आती है, खुला मांगती है, तो वो एट दैट टर्न्स इनटू दी, मतलब उसकी वर्क प्लेस पे चला जाएगा, उसकी वर्क प्लेस पे जाके उसको हरास करेगा, उसके को वर्कर्स को बोलेगा। तो उस टाइम पे अगर एक औरत कोर्ट में जाती है और जाके ये पे सूट फाइल करती है, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये मौजूद हैं लॉज मौजूद हैं। पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 509 बड़ा क्लियर है, हरासमेंट पे है, उसमें 5 लाख तक जुर्माना, 3 साल तक सज़ा हो सकती है। उसके अलावा सेक्शन 354 है कि अगर फिज़िकली औरत की इफ़्फ़त को बेहरमती करता है, वो मौजूद है। वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट मौजूद है, उसमें तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया हुआ है कि एक लड़की जिसके अगेंस्ट हरासमेंट हुई है वो डायरेक्टली जाके कंप्लेंट कर सकती है वुमेन एम्बड्सपर्सन को, या उस इदारे की वो कमेटी जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की हुई है उस चीज़ को टैकल डाउन करने के लिए। अब इस बारे में लोगों को बताना तो वक्त की अहम ज़रूरत है। मुझे एक रफली आइडिया दे दें कि कितने केसेस जो हैं इस टाइप के रिपोर्ट होते हैं और कितने टाइम में वो हल हो जाते हैं? मैक्सिमम केसेस कितने टाइम में हल हो जाते हैं? मेरा पर्सनल व्यू ये है, रिपोर्ट कम होते हैं। ठीक है, रिपोर्ट कम होने की रीज़न ये है कि हम अवेयरनेस कैंपेन्स जो रिपोर्ट होते हैं वो कितनी देर में हल हो जाते हैं? देखें जी, लॉ मौजूद है, जो 90 डेज़ का टाइम है उस 90 डेज़ में हल हो जाते हैं। चूँकि ये समरी ट्रायल्स होते हैं, ये 90 डेज़ में लास्ट हो जाते हैं। कुछ जो एक इबाम बना हुआ है ना कि केसेस बहुत लंबे चलते हैं, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ एक चीज़ को कि सिविल केसेस होते हैं कुछ, ये ज़मीन के मामलात इस तरह के, लेकिन ये जो हरासमेंट, वायलेंस, ये रेप, इस तरह के केसेस लंबे नहीं चलते। अब तो जुडिशरी ने भी सेपरेट सेल्स बनाए हुए हैं, सेपरेट जजेस बैठे हैं जो रेप के केसेस को डील करते हैं, जो मर्डर के केसेस को डील करते हैं। ठीक है, आपके एंड से क्या काविशें की जाती हैं लोगों को अवेयर करने के लिए कि ये कवानीन मौजूद हैं, अगर कहीं पे हरासमेंट हो रही है, अगर कहीं पे औरत को तशद्दुद का निशाना बनाया जाए तो कानून इस तरह से हेल्प आउट कर सकता है? देखें जी, सबसे पहली बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं ना, एसोसिएशन हैं, उनके अहदेदारान हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, जैसे लोअर बार एसोसिएशन है, दे आर ट्राइंग लेवल बेस्ट कि वो छोटे छोटे फंक्शंस अरेंज करें कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे,
लोगों को अवेयरनेस दें कि ये लॉज मौजूद हैं, आप लोग अपनी आवाज़ उठाएं, ठीक है, ये भी कह रहे हैं। बीइंग पार्ट ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी, मैं खुद पर्सनली इंस्टाग्राम पे एक पेज रन कर रहा हूँ जिस पे मेरा टोटली प्रो बोनो केसेस ऑलमोस्ट, जो मैं टोटली उसको हमारी इस गुफ्तगू का मकसद भी यही होता है कि मैक्सिमम लोगों को अवेयर किया जाए, उन ख़वातीन को जो कि बारहा तशद्दुद का निशाना बन रही हैं और बार बार तशद्दुद का निशाना बनने के बाद वो जाकर रिपोर्ट ये केसेस करती हैं। सो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती हैं और इंसाफ के लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सो नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी हम सेगमेंट शामिल कर रहे हैं टुडेज हेल्थ टिप। हमने चलना है ज़ुहैब की तरफ जो हमारे फिटनेस ट्रेनर हैं। आज के टिप हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं। ओवर टू यू। I'm internationally certified fitness trainer। मेरे साथ है निदा, शी इज आल्सो certified fitness trainer। और हर लोग, हर बंदा, बच्चा, बूढ़ा, जवान, बस यही एक ही क्वेश्चन होता है, भाई एब्डोमिनल की एक्सरसाइज बता दो, एब्डोमिनल की एक्सरसाइज बता दो। तो आज 7 से 8 एक्सरसाइज हम बताएंगे एब्डोमिनल की, जिनको आपने फॉलो करना है। और ये वही बेसिक एक्सरसाइज हैं जो हर बंदे को पता है। तो कोशिश है कि आप वो एक्सरसाइज बताई जाए जो आप इजीली कर सको, ना कि ऐसी फैंसी एक्सरसाइज ऐड की जाए जो आपके लिए करना मुश्किल हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वार्म अप से मार्च करेंगे। जंपिंग जैक्स 1 2 3 गो। 10 9 8 7 6 5। ओके, मार्च अगेन, मार्च मार्च मार्च। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। ओके, ऐसे सारे एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे। सिंपल सिंपल से स्टार्ट विद सिंपल क्रंचेस। 10 सेकेंड इज एक्सरसाइज हम करेंगे जो आपने 30 सेकेंड्स करने और 3 सेट्स करने हैं। शाबाश। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। शाबाश निदा। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज टेबल टॉप क्रंचेस। लेग लिफ्ट करेंगे, बेंड योर नीज। 10 9 शाबाश। 8 स्लाइटली लेग्स डाउन। 7 6 5 4 3 2 1। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है टो टच क्रंचेस। सेम लेग को लिफ्ट करेंगे, क्रॉस करेंगे लेग्स को, टाइट प्रेस योर फीट, मूव फॉर 1 2 3 4 5, गो फॉरवर्ड 6 7 8 9 10। अच्छा, एक चीज आप मिस्टेक कर रहे हो जो बाकी ट्रेनर देख से कर रहे होते हैं, लिप्स जिप अप नहीं करने, ब्रीथिंग, सांस लेते रहेंगे तो आप ज्यादा तक स्ट्रेन कर सकोगे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे ऑल्टरनेट लेग रेज फॉर 10 सेकंड। 1 2 3 गो। ऑल्टरनेट लेग रेज। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। शाबाश, एक्सीलेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज कंबाइन लेग रेज फॉर 10 seconds। शाबाश। 10 9 8 शाबाश, स्पीड अप। 7 नीचे तक पूरा जाएं। 6 5 4 3 2 1। साइकिलिंग करेंगे, हैंड्स के नीचे, स्क्वाट और बैक, फुल एक्सटेंशन ऑफ लेग्स। एक्सीलेंट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लास्ट एक्सरसाइज साइकिल क्रंचेस। 1 2 3 and go। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। थैंक यू सो मच निदा, इतना रैपिड फायर किस्म की एक्सरसाइज हमने की है स्पीड से। तो आई होप आपको ये वर्कआउट पसंद आया होगा। आपने भी इसको जल्दी से करना है, रेस्टिंग टाइम कम करना है। 30 सेकेंड्स का हर सेट आप करोगे, 3 टाइम रिपीट करोगे। जितना आपका रेस्टिंग टाइम कम होगा उतना आप कैलोरी एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे। तो अपना फीडबैक। थैंक यू सो मच ज़ुहैब, हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। सो आज के भाव के लिए हम मायदा की तरफ रुख कर रहे हैं। मायदा मार्केट में मौजूद होंगी। ओवर टू यू मायदा। तो जहाँ पर सब्जियों की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान है, तो वहीं पर दुकानदार जो है वो भी अलग शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि महंगाई के बायस जो है वो सस्ती सब्जियाँ किस तरह से बेचें। बगैर वक्त ज़ाया किए जो है वो आपके साथ रेट लिस्ट शेयर करते चलेंगे। इस टाइम जो आलू की कीमत सरकारी नर्ख है वो 55, जबकि ओपन मार्केट में 60 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज दर्जे अव्वल अगर देखा जाए तो 75 सरकारी नर्ख, जबकि ओपन मार्केट में 80 तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। टमाटर की बात करें तो 100 रुपये जो है वो सरकारी नर्ख, जबकि ओपन मार्केट में 107 रुपये
फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लहसुन की बात करें अगर 365 जो है वो सरकारी नर्क, जबकि ओपन मार्केट में 380 तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी के साथ अगर हम शिमला मिर्च की बात करें तो 110 सरकारी नर्क, जबकि ओपन मार्केट में 115 तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अरवी की बात करें तो 110 सरकारी नर्क, जबकि ओपन मार्केट में ये भी 115 तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लीमू की अगर बात करें तो 275 सरकारी नर्क, जबकि ओपन मार्केट में 290 तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। बंद गोभी 95 सरकारी नर्क, जबकि ओपन मार्केट में 100 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतें इस टाइम मुख्तलिफ देखने में नज़र आ रही है, किसी में कमी देखने में नज़र आ रही है और किसी में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। ये रोज़ की बुनियाद पर इसी तरह से देखने में नज़र आता है और हुकूमत जो है वो इस पर कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम है। सफ़ेद पोश तबका जो है वो शिकायत करता हुआ ये दिखाई देता है कि थैंक यू सो मच माहिदा, आपने हमें सब्जियों की कीमतें बताई। आप अपना ख्याल रखिएगा, कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।